Assalamualaikum viewers, this is Sonia Lodi. आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू ओनली ऑन पीटीवी न्यूज। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं पूरी दुनिया से इंटरेस्टिंग और डिफरेंट खबरों के साथ। कभी हम शोबिस के हवाले से बात करते हैं, करंट अफेयर्स के हवाले से बात करते हैं, कभी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं और कभी हेल्थ और फिटनेस। जब हम हेल्थ और फिटनेस के हवाले से बात करते हैं तो कोरोना इसमें सर फहरिस्त है। आने वाली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोग हैं जो इसका लुक़्म अजल बन चुके हैं, कौन लोग स्टिल इस वायरस का शिकार हैं और वो कौन से ममालिक हैं जिसकी वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना के असरात से खौफजदा लोग इस वक्त मसीहाई के मुंतजर हैं और दुनिया भर के माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। दुनिया भर में इस वक्त 150 से ज़ायद वैक्सीन मुख्तलिफ मराहिल में हैं। किसी भी वैक्सीन की तैयारी के लिए कई साल की तहकीक और वक्त दरकार होता है। कई मराहिल से गुजरने, तज्ज़िये और ट्रायल्स होने के बाद वैक्सीन को क्लिनिक में इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन की तैयारी के हवाले से साइंसदान पुरउम्मीद हैं कि अगले साल तक इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त 125 वैक्सीन प्री क्लिनिक मरहले में है, 14 वैक्सीन की तैयारी फेज 1 में है, इसी तरह 11 फेज 2 में है। 3 वैक्सीन की तैयारी फेज 3 में दाखिल हो चुकी है और एक वैक्सीन को महदूद पैमाने पर इस्तेमाल करने की इजाजत भी मिल चुकी है। प्री क्लिनिक मरहले में वैक्सीन को जानवरों जैसे चूहों और बंदरों को देकर देखा जाता है कि इसके मुदाफ़ती निज़ाम पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। फेज 1 में लोगों की थोड़ी तादाद को वैक्सीन देकर इसकी अफादियत और खुराक का तयन किया जाता है, जबकि फेज 2 में वैक्सीन को सैकड़ों लोगों पर तजर्बा किया जाता है और इस मरहले में मुख्तलिफ उम्र के लोगों को वैक्सीन देकर इसके असरात का तज्जिया भी किया जाता है। फेज 3 में ये वैक्सीन हजारों की तादाद में लोगों को दी जाती है और इसके नताइज का इंतजार किया जाता है। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद किसी भी वैक्सीन का अंदाजा लगाया जाता है कि ये बीमारी के खिलाफ किस हद तक मौसर है। इन सारे ट्रायल्स के बाद हर मुल्क के रेगुलेटर फैसला करते हैं कि इसे मंजूर करना है या मुस्तरद। इस वक्त तक चीनी कंपनी कैनसिनो बायोलॉजिक्स और चीनी अकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन एड-5 को महदूद अंदाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वक्त वैक्सीन की तैयारी में मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद 1 करोड़ 10 लाख से तजावुज कर चुकी है और इसका शिकार होने वालों की तादाद 5,30,000 से बढ़ चुकी है। सेहतमंद होने वाले लोगों की तादाद लगभग 62 लाख हुई है, जबकि दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 43,50,000 के करीब है। इनमें से तकरीबन 60,000 लोगों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका मरीजों की तादाद के हवाले से सबसे आगे है और यहाँ कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद लगभग 28,50,000 हो चुकी है और यहाँ वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में इस वक्त 16,000 लोगों की हालत तशवीशनाक है और कोरोना से मौत के मुंह में जाने वालों की तादाद 1,21,000 हो चुकी है। ब्राजील में मरीजों की तादाद 15 लाख से तजावुज कर गई है। यहाँ जाँ बहक होने वालों की तादाद लगभग 62,000 हो चुकी है और 8,500 के करीब लोग तशवीशनाक हालत में हैं। मरीजों के हवाले से रूस तीसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 6,62,000 से ज्यादा है। मरने वालों की तादाद लगभग 10,000 हो चुकी है। तशवीशनाक हालत में मरीजों की तादाद 2,300 है। भारत मरीजों के हवाले से चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 6,30,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 18,500 के करीब है। भारत में तशवीशनाक हालत में मरीजों की तादाद लगभग 9,000 है। मरीजों के हवाले से स्पेन 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 3 लाख हो चुकी है। यहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद तकरीबन 28,500 हो चुकी है। दुनिया के 16 ममालिक में इस वक्त कोरोना का कोई मरीज नहीं है और दुनिया में यौमिया मरने वालों की तादाद 7,500 हो चुकी है और नए मरीजों की तादाद में हर दिन 2 लाख का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है।
اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں پر بھارتی جبر و استبداد کے خلاف پوری دنیا میں اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ کے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم میں کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار اور سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے سلب شدہ حقوق کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کشمیر سے متعلقہ بھارت کی متنازع قانون سازی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پرامن احتجاج کو روکنا جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انٹرنیٹ بند کر دینا اور لوگوں سے آزادی اظہار چھین لینا کسی صورت سیکولر تشخص سے تال میل نہیں رکھتے۔ اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے پالیسی پیپر میں امریکی مسلمانوں کے بارے میں اپنے ایجنڈے میں انہوں نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر اور آسام میں ہونے والے مظالم، مغربی چین میں لاکھوں ایگور مسلمانوں کی زبوں حالی اور میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر اجتماعی طور پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سابق امریکی نائب صدر نے بھارت کی طرف سے متنازع قانون سازی اور متنازع شہریت ایکٹ کی منظوری پر بھی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا، اس سے بھارت کی جمہوری ساکھ کو بہت نقصان ہوا ہے اور بھارت کا سیکولر ریاست ہونے کا دعویٰ بھی چاک ہو گیا۔ جب یہ تمام اقلیتوں کو اپنے انتہا پسند ہندتوا کا نشانہ بنا رہا ہے اور کشمیر پر اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی مذموم کوششیں کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے بے شمار عقوبت زدہ اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں انتہا پسند بھارتی ہندوؤں کو جموں کشمیر کا شہری بنانے کے لیے ڈومیسائل کا اجرا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ایک عکس کے مطابق بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک سرکاری ملازم نوین کمار چودھری کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے اور معتبر رپورٹس کے مطابق جموں کشمیر میں تعینات ہندو تحصیلداروں نے گزشتہ کئی ہفتوں سے ڈومیسائل کا اجرا شروع کر دیا ہے اور پہلے مرحلے میں 25,000 لوگوں کو کشمیر کی سکونتی سرٹیفکیٹ دینے کا بھارتی منصوبہ چل رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ اور عالمی برادری چپ ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو استصواب دینے کا ضامن ہے، جبکہ بھارت کا یہ اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور بھارتی ہٹ درمی کا مظہر ہے۔ بھارت اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے سبب اس خطے میں اسرائیلی طرز کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اپنے ان عزائم کی تکمیل کے لیے مودی سرکار نے گزشتہ سال 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے سامراجی اقدام اٹھائے اور اب وہ طاقت کے نشے میں آ کر انتہا پسند ہندوؤں کو جموں کشمیر میں مستقل بنیادوں پر منتقل کر کے کشمیریوں کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کرنے کے درپے ہے۔ اگست 2019 کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کر دیا تھا، میڈیا پر قدغنیں نافذ کر دی تھیں اور کشمیریوں کے تمام تر مواصلاتی رابطے بھی منقطع کر دیے تھے۔ 1 اپریل 2020 کو بھارتی وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کی روح سے اقامتی قانون میں ترمیم کے بعد شہریت کے نئے قانون کا اطلاق کر دیا گیا ہے اور اس طرح ہندوستانی باشندوں کو جموں کشمیر میں جائیدادیں خریدنے اور مستقل سکونت اختیار کرنے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے ڈومیسائل کے اجرا کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے اور اس اقدام کو اقوام متحدہ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کشمیریوں نے بھی اس عمل کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو کہا ہے کہ وہ بھارت کو اس عمل سے روکے، ورنہ اس طرح کے اقدامات سے خطے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ پاکستان، آزاد کشمیر کی حکومت اور لوگوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سابق امریکی نائب صدر بائیڈن کے خیالات کو سراہا ہے۔ جہاں کرونا نے انسان کی زندگی اور معاملات کو معطل کیا، وہاں اسی طرح غذائی قلت نے بھی جنم لیا۔ ایک طرف اس عالمی وبا نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی ہے تو دوسری طرف اس کے برے اثرات نے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار بھی کیا اور اس طرح کئی سارے لوگ اپنی سانسیں بحال رکھنے کے لیے اب تک اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اب دنیا کے غریب لوگ ہوں یا ترقی پذیر ممالک، ہر کوئی خوف میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ میں۔ کورونا نے لاکھوں لوگوں کی جان لینے کے ساتھ ساتھ
کروڑوں لوگوں کو غذائی قلت کا شکار کرنے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ گزشتہ ماہ میں عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر مناسب اقدامات نہ ہوئے تو لگ بھگ 25 کروڑ لوگ اس سال کے آخر تک غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح ورلڈ فوڈ پروگرام کی گزشتہ اپریل میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 55 ممالک میں 135 ملین لوگ شدید غذائی قلت کی زد میں ہیں۔ مشرق وسطی اور ایشیا میں ان لوگوں کی تعداد 43 ملین ہے اور یہ 10 ممالک میں رہتے ہیں۔ یورپ میں صرف ایک ملک میں غذائی قلت کا شکار لوگوں کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ اس طرح لاطینی امریکہ اور کیریبین کے 8 ممالک میں ان کی تعداد 18.5 ملین ہے۔ غذائی قلت کا شکار سب سے زیادہ لوگ افریقہ میں بستے ہیں۔ اس طرح افریقہ کے 36 ممالک میں ان لوگوں کی تعداد 73 ملین ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2018 اور 2019 کے درمیان غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد میں 22 ملین لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ غذائی قلت کے شکار ممالک میں یمن 15.9 ملین آبادی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرا نمبر جمہوریہ کانگو کا ہے، یہاں یہ تعداد 15.6 ملین ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر افغانستان ہے، یہاں 11.3 ملین لوگ خوراک کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس طرح غذائی قلت کے شکار ممالک میں 9.3 ملین لوگوں کے ساتھ وینزویلا چوتھے نمبر پر ہے۔ دنیا کے 80% غریب لوگ دور دراز دیہاتوں میں رہائش پذیر ہیں اور ان کی اکثریت کھیتی باڑی اور زراعت سے منسلک ہے۔ بدامنی، تصادم اور اندرونی خلفشار کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں، قحط اور قدرتی آفات بھی انسانوں کو بھوکا رکھنے اور خوراک کے عدم تحفظ کا شکار کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ وبا سے عالمی طور پر لاک ڈاؤن ہونے سے لاکھوں دہاڑی دار مزدور بے روزگار ہو کر گھروں کو محصور ہوئے ہیں اور اب وہ سارے معاشی مسائل کا شکار ہو کر اپنا پیٹ پالنے سے عاری ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 5 سال سے کم عمر کے 144 ملین بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور دنیا کے ہر 5 بچوں میں سے ایک بچہ بھوک کے عذاب کا شکار ہے۔ اس طرح ان میں 47 ملین بچے تو سخت ترین حالات کا شکار ہیں اور یہ تعداد مستقبل میں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ مہینے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 368 ملین بچے ایسے ہیں جو اسکول سے خوراک پر انحصار کرتے ہیں اور اب وبا کی وجہ سے وہ اسکول سے باہر ہیں۔ کورونا کے سبب دنیا میں فصلوں کی کٹائی متاثر ہوئی ہے اور بہت سی اجناس ضائع ہو چکی ہیں کیونکہ کورونا کے خوف اور لاک ڈاؤن کے سبب مزدور سفر کرنے اور کام کرنے سے خوف زدہ ہیں۔ امریکہ میں گوشت کے پلانٹس بند ہو چکے ہیں۔ اس طرح امریکہ اور برطانیہ میں کسان اپنا دودھ ضائع کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کافی کی دکانیں بند ہونے کے سبب دودھ کی مانگ اور کھپت میں شدید کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ذرائع آمد و رفت کی بندش کے باعث کسان نئی فصلیں کاشت کرنے کے لیے بیج اور کھادوں کے حصول سے قاصر ہیں۔ اس طرح وہ اپنی اجناس کو فروخت کرنے کے لیے منڈی تک لے جانے میں بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ کچھ ممالک نے ہنگامی صورتحال کے سبب اپنی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جیسے ویتنام نے مارچ میں چاول کی برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی لیکن بعد میں اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح روس نے گندم کی برآمد کے حوالے سے ایک کوٹا مقرر کر دیا ہے اور ان ممالک کے ساتھ تجارت روکی ہے جو اپنے لوگوں کی خوراک کا انحصار روس پر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر تنظیم اور عالمی تجارتی تنظیم کے ایک اندازے کے مطابق جنوبی امریکہ میں فصلوں کی کم پیداوار سے دنیا میں سویا بین کی پیداوار کم ہوگی جبکہ گندم اور چاول کی پیداوار اوسط ہی رہے گی۔ ماہرین کے مطابق خوراک کی پیداوار سے زیادہ بڑا مسئلہ خوراک کی فراہمی ہے اور دنیا بھر میں لاک ڈاؤن نے سپلائی کو معطل کر رکھا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق 2020 میں دنیا کی معیشت 3% تنزلی کا شکار ہوگی اور دنیا میں لگ بھگ 195 ملین لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس طرح غریب لوگوں کو امداد دینے کے لیے 2020 میں 12 ارب ڈالرز درکار ہوں گے اور اس وقت اس مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے۔ اس امداد میں تاخیر ہونے سے دنیا بھر کے غریبوں اور غذائی قلت کا شکار لوگوں کے لیے مزید مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
बर्फ से ढके कुतुब जनूबी को दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी जगह समझा जाता है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग के बायस यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि कुतुब जनूबी में गुज़िश्ता 30 साल में अब तक दर्जा हरारत काफी बढ़ चुका है, यहाँ तक कि यहाँ की गर्मी का तनासुब 3 गुना बढ़ चुका है। आइए देखते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। कहने को कुतुब जनूबी बर्फ से ढका है और ये जमीन का सर्द तरीन मकाम समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 3 दहाइयों की तहकीक और मुताले से मालूम हुआ है कि यहाँ का दर्जा हरारत 3 गुना बढ़ चुका है। नेचर क्लाइमेट चेंज की एक तहकीकाती रिपोर्ट में दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक इस सुनसान इलाके का दर्जा हरारत मुसलसल 30 साल से बढ़ते बढ़ते अब 3 गुना बढ़ चुका है। अंटार्कटिका में बने 20 मौसमियाती मराकज़ में रिकॉर्ड हुए डेटा से मालूम हुआ है कि यहाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों की निस्बत दर्जा हरारत में 7 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये इलाका बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है और इंसान की यहाँ सरगर्मियां न होने के बराबर हैं। माहिरीन इस हवाले से परेशान हैं कि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के इस खित्ते पर असरात तवक्कुआत से ज्यादा हो रहे हैं और यहाँ बर्फ पिघलने से आबी हयात पर इसके असरात के साथ साथ दुनिया भर के समंदरों में पानी की सतह बढ़ने का अंदेशा हो गया है। पहले ये ख्याल किया जाता रहा है कि इंसानी सरगर्मियों से दूर इस इलाके में दर्जाए हरारत बढ़ने का कोई खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन अब साइंसदान कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में दर्जाए हरारत बड़ी हद तक बढ़ चुका है, जिससे अंदाजा लगाना आसान हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग यकीनन एक आलमी मसला है और कुतुब जनूबी जैसे दूर दराज इलाके भी इसके असरात से महफूज नहीं हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1989 से लेकर 2018 तक कुतुब जनूबी के दर्जा हरारत में 1.8 डिग्री का इजाफा हुआ है और हर दहाई में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की शरह से यहाँ दर्जा हरारत बढ़ चुका है। साइंसदान कहते हैं कि दर्जा हरारत बढ़ने की बड़ी वजह समंदरों का गर्म होना है, जिससे गर्म लू की शरह में इजाफा हुआ है। माहिरीन इसी हवाले से हैरान हैं कि गर्म हवा और गर्मी की लहर ने शिमाली कुतुब से 10,000 किलोमीटर या 6,200 मील दूर अंटार्कटिका के अंदरूनी हिस्से पर कैसे असरात मुरत्तब किए हैं, क्योंकि इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत से समंदरों के साहिल पर बसने वाले लाखों लोग समंदर की सतह बढ़ने से मुतासिर होंगे। इस बात का खदशा बहुत बढ़ गया है। एक तरफ तो दुनिया में वबा का खौफ और मामूलात जिंदगी मअतल हैं, वहीं पाकिस्तान के 3 हमसाया ममालिक में आपस में सूरत-ए-हाल बिगड़ती चली जा रही है। भारत अपनी हठधर्मी और तौसीब पसंदाना अज़ाइम की वजह से आए दिन चीन के साथ अपने ताल्लुकात खराब करता चला जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से कई लोग जाँ बहक हो रहे हैं। आइए चल के देखते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। भारत अपने जारहाना तर्ज अमल और तौसीब पसंदाना अज़ाइम के साथ अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कशीदा कर चुका है। हालिया चीन और भारत कशीदगी जोरों पर है। गुज़श्ता महीने दोनों ममालिक के माबैन होने वाली झड़पों में लगभग 45 साल बाद चीन भारत सरहद पर हलाकतें हुई हैं, जिनमें भारत के 20 फौजी मारे गए थे। दोनों ममालिक के दरमियान एक लंबी सरहद है और यहाँ हदबंदी न होने की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात जन्म लेते रहते हैं। मौजूदा कशीदगी को खत्म करने के लिए दोनों अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं, लेकिन कशीदगी बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता हफ्ते चीनी मेजर जनरल लिू जिन, कमांडर जिनजियांग मिलिट्री रीजन और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, कमांडर 14 कोर्प्स की लद्दाख में मुलाकात हुई है। ये गुज़श्ता 1 महीने में तीसरी मुलाकात थी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान याओली जियान के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन मुस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन भारतीय मीडिया अभी तक इस तवील तरीन मुज़ाकरात के दौर के हवाले से कह रहा है कि दोनों ममालिक कशीदगी कम करने के हवाले से मामलात की तफसील को तय करने में मुश्किल का शिकार हैं। इससे कबल चीन ने लद्दाख में पेशकदमी करते हुए वहां अपनी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी थी।
چین نے فنگر 4 پر ہیلی پیڈ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اس کشیدگی سے پہلے چین کا فنگر 8 پر مستقل فوجی ٹھکانہ تھا، لیکن اب چینی فوج 8 کلومیٹر آگے آ چکی ہے۔ چینی فوج نے وہاں پانگونگ جھیل کے کنارے بنکرز اور پناہگاہیں تعمیر کر لی ہیں۔ چینی ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پروازیں بھر رہے ہیں اور چینی فوج باقاعدگی کے ساتھ چھوٹے گروپس کی شکل میں فنگر 3 کی طرف پیٹرولنگ کرتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح چینی فوج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے رد عمل میں بھارت بھی وہاں اپنی فوج کی تعداد بڑھا رہا ہے اور مشرقی لداخ سیکٹر میں جدید میسائل ڈیفنس سسٹم بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ چین نے اس محاذ پر 20,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ چین بھارت حالیہ کشیدگی کے سبب دونوں ممالک کے لوگوں میں نیشنل سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے۔ بھارت میں چینی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تنگ ذہن ہندو پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے قریب ہونے والی نوجوان نسل میں برہمن سوچ پروان نہیں چڑھ سکتی اور ان کا خیال ہے کہ چینی کمیونزم ہندتوا کو ہڑپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس خوف کے سبب بھارت نے چین کی 59 موبائل ایپس پر پابندی لگا دی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ یاؤ لی جیان نے کہا ہے کہ بیجنگ انتظامیہ مودی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بھارت نے جن موبائل ایپس پر پابندی لگائی ہے ان میں ٹک ٹاک، ہیلو اور وی چیٹ قابل ذکر ہیں۔ دونوں ممالک کے سفارتکار اور سیاسی رہنما ایک دوسرے کے خلاف
सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। दिल्ली में चीन के सफीर का कहना है कि इस कशीदगी में चीन का कोई कसूर नहीं है, जबकि बीजिंग में भारतीय सफीर कहते हैं कि चीन की जिम्मेदारी है, उसे फैसला करना है कि आगे दोनों ममालिक ने कैसे चलना है। चीन भारत के बाद अफगानिस्तान में भी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी जोरों पर है। गुज़श्ता हफ्तों में यहाँ सैकड़ों लोग जाँ बहक हो चुके हैं और सैकड़ों बच्चे, बूढ़े और नौजवान जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में लगभग 900 के करीब लोग, जिनमें फौजी, सरकारी एहलकार और सिविलियंस शामिल थे, जाँ बहक या जख्मी हुए हैं। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ दिनों में होने वाले वाकयात 19 साला जंग से ज्यादा मोहलिक साबित हुए हैं। अफगान हुकूमत ने इल्जाम आयद किया है कि एक हफ्ते के दौरान 422 हमले हुए हैं, जिनमें 291 लोग जाँ बहक और 550 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता फरवरी में अमरीका तालिबान अमन मुआहिदे के बाद अफगानिस्तान में अमन की बिगड़ती सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है। अमरीका तालिबान अमन मुआहिदे के बाद अमरीकी फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब इनकी तादाद 12,000 से कम होकर 8,600 रह गई है। मुआहिदे के मुताबिक मई 2021 तक अफगानिस्तान में कोई अमरीकी फौजी नहीं होगा। अफगान हुकूमत के इल्जामात के जवाब में तालिबान का कहना है कि वो हुकूमती हमलों में अपना दिफा करते हैं। अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जावेद फैसल कहते हैं कि जून के महीने में तालिबान के हमलों में 40% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, अब तक तालिबान के 5,000 में से 4,000 कैदी रिहा हो चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात और तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान पार्लिमानी डिफेंस कमेटी के सरबराह का कहना है कि अमन मुआहिदे का फायदा सिर्फ तालिबान को हुआ है। जिनके कैदी रिहा हुए हैं, उन्होंने यहाँ हमलों में इजाफा कर दिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। दुबई की तेल की कमाई और सयाहत से हासिल होने वाला ज़र मुबादला इस कम आबादी वाले मुल्क को काफी हद तक खुशहाल किए हुए है। अपनी मजबूत मईशत और खुशहाली के सबब यहाँ के हुक्मरान नए नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। बुलंद दोबाला बिल्डिंग्स हों या शॉपिंग मॉल्स हों, हर चीज का मजा हम सब ले सकते हैं। लेकिन अब मसनूई तरीके से बारिश का मजा लेने के लिए बाकायदा तौर पर एक गली तामीर की गई है, जहाँ शदीद गर्म मौसम में भी सयाह बारिश जैसी चीज से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। आइए चलते हैं, जरा हम भी लुत्फ अंदोज होते हैं इस बारिश से। दुबई के साहिल से 4 किलोमीटर समंदर में तामीर होने वाला एक मंसूबा, जिसे इंसानी हाथों से बनाए गए जजायर का जहां कहने में कोई मुजायका नहीं है। गो ये यूरोप नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर है कि ये यूरोप नजर आता है। इन जजायर में से 6 जजायर पर मुश्तमिल ज़ेरे तामीर मंसूबे को दी हार्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से यूरोपीय ममालिक और शहरों को सिर्फ 6 जजीरों पर तामीर होना है। इस तामीराती मंसूबे में बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में पहली मर्तबा यहाँ बनेगा और दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज होगा। $5 अरब की लागत से बनने वाले इस मंसूबे में ज़ेरे आब होटल, जो जिम और स्पा से आरास्ता होगा, तैरते हुए घर, दुनिया में अपनी तर्ज का पहला स्नो प्लाजा, वेडिंग होटल और मसनूई बारिश गली शामिल हैं। इन जजायर में यूरोप के कल्चर और फन तामीर की अक्कासी की गई है। दुबई के दूसरे हिस्सों की निस्बत यहाँ वबा के बावजूद तामीर का काम तेजी से जारी है। पहले मरहले में जर्मनी विलास, स्वीडन बीच पैलेसेस, हनीमून आइलैंड, पोर्टफिनो होटल और कोटे डी अजार को सयाहत के लिए खोलने का मंसूबा है। आमतौर पर सारे अरब ममालिक और खास तौर पर दुबई जिद्दत पसंदी और फन तामीर में पहल करता है। बुर्ज अल खलीफा इसकी बड़ी मिसाल है। अब मौसम की शिद्दत से लड़ने और हिद्दत को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक काम आसान कर दिया है। द हार्ट ऑफ यूरोप में बारिश गली की तामीर इसका मुंह बोलता सबूत है। 1 किलोमीटर लंबी इस गली में साल भर बारिश बरसाने का इंतजाम किया जाएगा। जो ही दर्जा हरारत 27 डिग्री से ऊपर होगा, इस गली में खुदकार अंदाज से ठंडे पानी की बारिश शुरू हो जाएगी। इंजीनियरिंग की शाहकार इस गली में सयाहों के लिए कैफे, रेस्टोरेंट्स,
होटल्स, कारोबारी मराकज़ और फैशन और सोवेनियर्स की दुकानें होंगी। अगले 51 साल तक ये गली मकामी और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज रहेगी और सख्त गर्मी में उन्हें ठंडक देती रहेगी। गर्मी के मौसम में यहाँ दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री तक रहता है, इसलिए यहाँ मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है और कार्बन के इखराज को सिफर करने के लिए यहाँ शमसी तवानाई को बरूए कार लाया जाएगा। इस मंसूबे के चेयरमैन जोसेफ क्लेंडेंट्स का कहना है कि इन जजायर को बनाने के लिए 34 अरब टन बड़ी चट्टानें और 320 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को समंदर के मिलियन मुरब्बा फुट पर इकट्ठा किया गया है। यहाँ 13 होटल्स, ज़ेर-ए-आब ख्वाबगाहें, बारिश गली, 7 स्टार होटल और 4000 से जायद रिहायशी मकानात मौजूद हैं जो 16,000 सयाहों को पुरतायुश रिहाइश की सहूलियात मुहैया करेंगे। उनका कहना था कि यहाँ 85% मकानात और विलास फरोख्त हो चुके हैं, जिनमें से 70% खरीदारों का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी रियासतों से है। इस मंसूबे की तामीर के लिए यूरोप के इंजीनियर्स ने 2008 में दुबई की सैर की और यहाँ के मौसम पर तहकीक की, जिसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आपको ठंडी हवा से माहौल को खुशगवार करना है या ठंडे पानी से मौसम की शिद्दत को कम करना है। हमने बारिश के ख्याल को पसंद किया है क्योंकि गर्मियों के मौसम में सयाहत की गरज से आने वाले लोग भी इसे ही पसंद करेंगे। द हार्ट ऑफ यूरोप मंसूबे में जर्मनी आइलैंड, स्वीडन आइलैंड, हनीमून आइलैंड, फ्लोटिंग वेनिस, स्विट्जरलैंड आइलैंड और मेन यूरोप आइलैंड के जजायर अपनी अपनी खसूसियात के साथ मौजूद हैं और ये कॉम्प्लेक्स 60 लाख मुरब्बा फुट पर फैला है। यहाँ माहौल को बेहतर रखने के लिए कार का इस्तेमाल नहीं होगा। सयाहों के लिए वेनिस तरस की छोटी कश्तियां मुयस्सर होंगी। कोरोना के बाद लॉकडाउन आसान होते ही मामूलात जिंदगी शुरू हो गए हैं। बहुत से ममालिक ने अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सफर की इजाजत भी दे रखी है। सुनसान सड़कें आबाद होना शुरू हो गई हैं। ट्रैफिक की बंदिश और लॉकडाउन के सबब तेल की तलब बहुत हद तक कम हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थी आलमी मंडी में। लेकिन अब जैसे ही सड़कें आबाद हुई, लोग वापस से अपने घरों से निकलना शुरू हुए, वहीं इसकी तलब भी बढ़ी और इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। आइए चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल की पहली छमाही में पेट्रोल की कीमतों में औसतन 17% कमी हुई है। मार्च के आखिर में कोरोना की वबा ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया, जिससे तेल की तलब में शदीद कमी हुई और इसकी कीमतें $20 बैरल से भी कम हो गईं। दूसरा, तेल पैदा करने वाले दो बड़े मुल्क सऊदी अरब और रूस के माबैन तेल की पैदावार का तनाज़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से तेल का तेल निकल गया है और इस कारोबार से मुंसलिक लोगों को रिकॉर्ड खसारा हुआ। शेल का शुमार दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनीज में होता है। इसकी इंतजामिया ने खबरदार किया है कि तेल की कीमतें कम होने से उन्हें इस साल $22 अरब का नुकसान हुआ है। शेल ने दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मर्तबा अपने साथ सरमायाकारी करने वालों के मुनाफे में कटौती की है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा है कि इसको तेल की कीमतें कम होने से $17.5 अरब का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से तेल की तलब और खपत में कमी हुई है, जिसकी वजह से तेल $20 फी बैरल से भी कम कीमत पर आ गया है, जबकि इस साल की इब्तदा में इसकी कीमत $66 फी बैरल थी। एक बुरा वक्त ऐसा भी आया इस सनत के लिए जब स्टोरेज की कमी के सबब तेल खरीदने वाले को ऑयल कंपनीज की तरफ से पैसे भी दिए गए। दुनिया में पेट्रोल की औसत कीमत फी लीटर $0.97 है। तेल की कीमत मार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 47 साल के लिए तेल के ज़खायर मौजूद हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में वेनेजुएला दुनिया के 18.2% तेल का मालिक है और सऊदी अरब 16.2% के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 10.4% के साथ तीसरे और ईरान 9.5% के साथ चौथे नंबर पर है। इराक 8.7% के साथ पांचवें नंबर पर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला के लोगों को मिलता है और यहां इसकी फी गैलन कीमत $0.01 है। दूसरे नंबर पर ईरान है, जहां इसकी कीमत
$0.39 है। मलेशिया में 1 गैलन तेल की कीमत $1.21 है। इस तरह कुवैत में $1.27 का 1 गैलन मिलता है। पाकिस्तान का नंबर 11वां है और यहाँ 1 गैलन तेल की कीमत $2.20 है। इस हवाले से रूस 12वें नंबर पर है। यहाँ 1 गैलन तेल $2.21 में मिलता है। अमेरिका 13वें नंबर पर है। यहाँ $2.40 का 1 गैलन तेल मिलता है। 14वें नंबर पर कनाडा है, जहाँ 1 गैलन तेल की कीमत $2.46 है, जबकि 15वें नंबर पर मेक्सिको है, जहाँ 1 गैलन की कीमत $2.71 है। दुनिया में इस वक्त औसतन गैलन की कीमत $2.40 है और 1 गैलन में 2.60 लीटर पेट्रोल होता है, जबकि 1 बैरल में 158.98 लीटर होते हैं। लोगों की कुव्वत खरीद के हवाले से बनाई गई 61 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान के लगभग 71% लोग पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते और भारत के तकरीबन 65% लोग तेल खरीदने की सकत नहीं रखते। सोशल मीडिया के हवाले से इस वक्त इश्तिहार देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का बाइकआउट का सिलसिला जारी है और बुनियादी तौर पर फेसबुक इसके निशाने पर है। बड़ी कंपनियां गलत इत्तलात की तशहीर और नफरत अंगेज मवाद की इशाअत को रोकने के हवाले से किए गए इक़दाम से कुछ मुतमईन नजर नहीं आती। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के बॉयकॉट का सिलसिला गैर मारूफ कंपनियों से शुरू हुआ, लेकिन रवां हफ्ते इश्तिहारात देने वाली बड़ी कंपनियां जैसे यूनिलीवर, वेरिज़ॉन, स्टारबक्स, कोका कोला और क्लोरोक्स ने भी इश्तिहारात देना बंद कर दिए हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ये काम गुज़श्ता मई में शुरू कर चुका था। कुछ कंपनियों ने 1 महीने के लिए अपने इश्तिहारात रोके हैं और कुछ कंपनियों ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इश्तिहारात की बंदिश का ऐलान किया है। इस तरह कुछ कंपनियों ने सिर्फ फेसबुक को इश्तिहारात देना बंद किए हैं और कुछ कंपनियों ने ट्विटर और यूट्यूब से भी अपने इश्तिहारात खत्म कर दिए हैं। बॉयकॉट के हवाले से सबकी तवज्जो फेसबुक पर मरकूज हो चुकी है और इश्तिहारी कंपनियां क्या चाहती हैं। इब्तदा में शहरी हुकूक के ग्रुप ने नफरत अंगेज मवाद की इशाअत को रोकने और गलत इतलात को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी पर सवालात उठाए कि ऐसी इतलात और मवाद को रोकने के हवाले से उन्होंने क्या इकदामात कर रखे हैं। इसके बाद उन्होंने मुतालबा किया है कि ऑडिट करवाने के बाद इश्तिहारी कंपनियों को पैसे वापस किए जाएं जो उन इश्तिहारात की मद में लिए गए जिन्हें ऐसे मवाद के बाद दिखाया गया था जो मेयार और सर्विसेज के मुरव्वजा उसूलों के खिलाफ था और उसे बाद में हज़फ कर दिया गया था। फेसबुक ने इस हवाले से एक पॉलिसी बना रखी है, लेकिन आम तासुर यही है कि सियासी इश्तिहारात के हवाले से फेसबुक ने हकाइक को चेक करने या परखने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। बहुत से इश्तिहारात देने वाली बड़ी कंपनियां इस बात पर यकीन रखती हैं कि फेसबुक नफरत अंगेज मवाद की इशाअत को नहीं रोकती। यूनिलीवर ने फेसबुक और ट्विटर से अपने इश्तिहारात खत्म करने का ऐलान किया है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल मीडिया लुइडी कोमो का कहना है कि इस वक्त जब अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बात इंतहाई जरूरी है कि नफरत अंगेज मवाद की अशात को रोकने के लिए इक़दामात पर अमल होना चाहिए। इश्तिहारात रोकने की एक रिवायती वजह यह भी होती है कि मीडिया कंपनी पर दबाव बढ़ाया जाता है और इश्तिहार देने वाली कंपनी अपनी शराइत मनवाती है, जिसे एक इश्तिहार में सिर्फ अपने ब्रांड की तशहीर होती है। जैसे कोका कोला अपने मशरूब की फरोख्त को बढ़ाने के लिए इश्तिहार देती है, जबकि दूसरी तरफ एक कंपनी अपने इश्तिहार के जरिए तशहीर करती है कि फेसबुक ऐप से ये चीज खरीद लें। इस वक्त अपने ब्रांड की तशहीर करने वाली कंपनियां बॉयकॉट कर रही हैं। फेसबुक इश्तिहारात की मद में सालाना $70 अरब की कमाई करता है। अब इसके हिस्स में 8.3% की कमी होने से एक अंदाजे के मुताबिक फेसबुक की मार्केट कैपिटलाइजेशन में $56 अरब का खसारा हुआ है। फेसबुक ने ज्यादा बेहतर इक़दाम करने के मुतालबे का जवाब देते हुए कहा है कि हम तस्लीम करते हैं कि इस हवाले से ज्यादा काम करने की जरूरत है और हम इस हवाले से अपने माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं ताकि ऐसे टूल्स बनाए जाएं जिससे नफरत अंगेज मवाद की इशाअत को रोकने में मदद मिल सके।
इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बशर्त उसकी डेडिकेशन और मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ले चलते हैं जनूबी अमेरिका की तरफ, जहां एक शख्स ने महज 60 डेज यानी कि 2 महीने में अपने हाथों से एक स्विमिंग पूल बना डाला और 5 दिन उसको एक मटके से भरने में लगाए। चलिए चलते हैं और इसका अहवाल जानते हैं। बिलाशुबा इंसान को खुदा ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है और कोशिश के बलबूते पर यह मखलूक जमीन और आसमान फतह कर रही है। जनूबी अमेरिका के एक बाशिंदे मिस्टर टी फ्यू ने बगैर किसी मशीनरी के एक लकड़ी की कुदाल से 60 दिन की अनथक मेहनत से तैराकी के लिए एक स्विमिंग पूल तैयार किया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से वायरल हुई वीडियो को 2 माह में 41 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। मिस्टर टीफू अपनी इस मकबूल होती वीडियो के बाद ख्वाहिश रखता है कि वो ज़ेरे ज़मीन एक शहर बनाए और इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में वो सिर्फ ज़मानाए कदीम के आम से औजारों से काम करना पसंद करता है। मिस्टर टीफू ही नहीं जो अहद कदीम के औजारों को काम करने के लिए पसंद करता है, बल्कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी की एक तहरीक चल रही है जो जदीद तरीकों की बजाय पुराने वक्तों के रिवायती औजारों को किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए तरजीह देती है। अब बहुत से लोग इस तर्ज को अपना रहे हैं और दुनिया में शानदार स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। मिस्टर टीफू ने सिर्फ एक लकड़ी के कुदाल से स्विमिंग पूल की खुदाई की है। इस लकड़ी के औजार से सीढ़ियां तरतीब दी हैं और दीवारों में खूबसूरत मेहराबें बना दी हैं। मिस्टर टीफू ने इसी लकड़ी से ज़ेरे ज़मीन रास्ता भी बनाया है, जिसके आखिरी सिरे पर एक दरवाजा भी बनाया गया है। इसने स्विमिंग पूल की तामीर के लिए जंगल में मौजूद चीजों पर इन्हिसार किया है। पूल में पानी को रोकने के लिए इसने चींटियों के घर को पीस कर उससे सीमेंट का काम लिया है। मिट्टी और पौधों ने मिस्टर टीफू को रंग मुहैया किए हैं, जिससे उसने स्विमिंग पूल के किनारों को मुज़य्यन किया है। बांस की लकड़ियों ने उसे लेटने के लिए आराम कुर्सी बनाने में मदद फराहम की है। मिट्टी के घड़े ने पूल को भरने में अपना किरदार अदा किया है। मिस्टर टीफू ने दिखाया है कि वो एक कामयाब मछेरा भी है और अपने लिए खुद खाना तैयार करने की सलाहियत भी रखता है। स्विमिंग पूल बनाने के बाद अपनी मेहनत का सिला लेते हुए मिस्टर टीफू तैराकी से लुत्फानंदोज होता दिखाई देता है। कोरोना की वबा ने जहां सारी जिंदगी को मुतासर करके रख दिया, पूरा वर्ल्ड सस्पेंड हो गया और स्पेशली चाइना इसकी जद में बहुत बुरी तरह आया। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि चाइना अब जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा है। चलिए आपको चाइना लेके चलते हैं अपने साथ, जहां पर ड्रैगन बोट फेस्टिवल का आगाज हुआ और उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आइए इसका अहवाल जानते हैं। गो कोरोना की वबा ने हर शख्स के सफरी मंसूबों को मुतासिर किया है, लेकिन चीन में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल होने के बायस बहुत से लोग घूमने फिरने को तैयार हैं। इसलिए हालिया ड्रैगन बोट फेस्टिवल में लाखों लोगों ने शिरकत की है। हर साल 5वें महीने की 5वीं तारीख को होने वाला कश्ती रानी का ये मेला 2000 साल पुरानी रिवायत है। ये मेला एक शायर यू जुआन की याद में मुनक़िद किया जाता है, जिसने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ये रिवायती फेस्टिवल है जिसकी इब्तदा ड्रैगन की पूजा से शुरू होती है। कश्ती रानी के मुकाबले इस फेस्टिवल के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। कश्ती रेस का आगाज उन लोगों की तकलीद में हुआ था जिन्होंने खुदकुशी करने वाले शायर को तलाश करने के लिए दरिया में कश्तियां चलाई थीं। इस साल बोट फेस्टिवल का आगाज 25 जून को हुआ है और 3 रोजा इस मेले का इख्तिताम 27 जून को हुआ। इस बोट मेले में लकड़ी की कश्तियों को चीनी ड्रैगन की तर्ज पर बनाया जाता है।
کشتی کا سائز ہر علاقے کی مناسبت سے مختلف ہوتا ہے. اس کی عموماً لمبائی 20 سے 35 میٹر ہوتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے 30 سے 60 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میلے میں کشتی کو تیز سے تیز چلا کر ریس جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مقابلہ جیتنے والے کو آنے والے سالوں میں خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے. اس میلے میں بہت سے شہروں میں کشتی رانی کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں. ڈھول کی تھاپ مقابلے میں شریک کھلاڑیوں کو پرجوش کر دیتی ہے اور ہر کھلاڑی اپنی طرف سے مقابلہ جیتنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. تمام جگہوں پر میلے کی دھوم دھام دیدنی ہوتی ہے. ہانگ کانگ ڈریگن فیسٹیول، یو یانگ ڈریگن فیسٹیول، جی یو ڈریگن فیسٹیول اور ہینگ یو ڈریگن فیسٹیول قابل ذکر مقامات ہیں جہاں یہ میلہ سب سے زیادہ بارونق ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے ہونے والے فیسٹیول میں لگ بھگ 48.8 ملین لوگوں نے ملک بھر کے مختلف مقامات کا سفر کیا. چینی وزارت ثقافت و سیاحت کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 50.9% بنتی ہے. اس سال اس میلے سے حاصل ہونے والا کل ریونیو 12.3 ارب یوان بنا ہے جو 1.7 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 31.2% رہا، یعنی گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کی کمی 68.8% ریکارڈ ہوئی ہے. سیاحت کی غرض سے سفر کرنے والے لوگوں کی اکثریت نے اپنے نزدیکی شہروں اور ثقافتی مقامات کا رخ کیا ہے کیونکہ جوں ہی گرمی کا زور بڑھتا ہے اوشن تھیم پارک، چڑیا گھر اور قدیم قصبے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق فیسٹیول کے 3 دنوں میں 78.9 ملین مسافروں نے ریل گاڑی، جہاز اور کشتیوں کے ذریعے سفر کیا ہے. اسی طرح ٹکٹس کی خریداری میں 4 گنا اضافہ اور ہوٹل بکنگ میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. trip.com کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال سیاحوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 70% رہی ہے. اس سال ہینان صوبے کی سیر کو 5.75 ملین لوگ آئے ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 61% بنتا ہے. اس طرح سیاحوں کی پسندیدہ جگہ صوبہ سیچوان میں ٹکٹس کی فروخت گزشتہ سال کے مقابلے میں 60.18% رہی. کرونا وبا نے ورلڈ وائڈ اپنے وار کیے اور یہاں تک کہ اسپورٹس کو بھی نہیں چھوڑا. اسپورٹس کے میدان ویران ہو گئے اور شائقین اپنے سموہ لے کر اپنے گھروں میں محصور ہو کر بیٹھ گئے. لیکن اب ایک اچھی خبر اسپورٹس والوں کے لیے اور وہ یہ کہ ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ بخیریت پہنچ چکی ہے. اور اگر بات کی جائے فٹ بال کی تو فٹ بال کے میدان بھی سج گئے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کچھ کھیلوں کے حال. پاکستان کرکٹ ٹیم برطانیہ پہنچ چکی ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستانی اسکواڈ کے تمام کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے ہیں. اس سے کھلاڑیوں اور ٹیم انتظامیہ کے ذہنوں میں موجود شکوک اور خطرات کا خاتمہ ہو گیا ہے. پاکستانی ٹیم کا دستہ گزشتہ ہفتے لاہور سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے برطانیہ کے لیے روانہ ہوا تھا جس میں 20 کھلاڑی اور ٹیم مینجمنٹ کے 12 اراکین شامل ہیں. کرکٹ ٹیم برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے بعد 3 T20 میچز میں بھی شرکت کرے گی. پاکستانی ٹیم کی قیادت ٹیسٹ کپتان اظہر علی اور نائب کپتان بابر اعظم، ان کے ساتھ ہیڈ کوچ مصباح الحق، بیٹنگ کوچ یونس خان، سپن بالنگ کوچ مشتاق احمد اور مینیجر منصور رانا دورہ انگلینڈ میں ٹیم کا حصہ ہوں گے. اس طرح آل راؤنڈر شعیب ملک کو اہل خانہ سے ملاقات کے لیے خصوصی اجازت دی گئی تھی اور وہ 24 جولائی کو برطانیہ جائیں گے اور 3 ٹیسٹ میچز اور 3 T20 میچز میں شرکت کریں گے. کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد کرکٹ ٹیم کو ووسٹر شائر میں پریکٹس کرنے کی اجازت مل گئی ہے. کرکٹ ٹیم ووسٹر شائر میں 13 روز گزارنے کے بعد ڈربی شائر روانہ ہوگی. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ نامکمل تیاریوں کے باوجود وہ اچھی کارکردگی کے لیے پر امید ہیں. قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے روانگی سے قبل کہا ہے کہ میچوں کی تعداد کے اعتبار سے انگلینڈ کا بولنگ میں بہت تجربہ ہے لیکن ہمارے پاس ہنر موجود ہے. ہمارے کھلاڑی نوجوان ہیں اور یہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو پریشان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یورپ میں فٹ بال میچ کا انعقاد بغیر تماشائیوں کے ہو رہا ہے.
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में खाली स्टेडियम्स की कमी वर्चुअल तमाशाइयों और आवाजों से पूरी की जा रही है। ला लीगा के मुंतजमीन का कहना है कि ये लीग तो नाम ही तफरीह का है। उनका कहना था कि मजबूरी की वजह से हमें मुकाबले बंद दरवाजे में करना पड़ रहे हैं, मगर घर बैठे नाजरीन को ज्यादा कवरेज देने के लिए वर्चुअल तमाशाइयों और रियल टाइम साउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशहूर जमाना फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 700 गोल करके अपने करियर के अहम संग मील को उबूर कर लिया है। कैंप नाउ में पेनल्टी को गोल में तब्दील करके मेसी ने अपना 700वां गोल किया है। ला लीगा में होने वाले मुकाबलों में रियल मैड्रिड इस वक्त टॉप पर है। मेसी की टीम का आखिरी मैच 2-2 गोल से बराबर रहा है। तो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दुनिया भर से कुछ डिफरेंट खबरें दिखाई। आपने कोरोना की ग्लोबल सिचुएशन के बारे में जाना, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में इस वक्त क्या हो रहा है ये भी हमने आपको दिखाया। फिर हम आपको अपने साथ चाइना ले गए जहां पे आपने ड्रैगन बोट फेस्टिवल के नज़ारे किए। हमने कुछ फूड शॉर्टेज के बारे में भी देखा और साथ साथ फेसबुक के बाइकआउट के बारे में भी सुना और साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट सैटरडे हाजिर होंगे आपके साथ इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।